हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू द PYQ सीरीज जो हम काफी दिनों से अब कर रहे हैं। आज टर्न है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जून 2023 के ब्रिटिश पोएट्री PYQs की। सो लेट्स गेट क्विकली स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बट हम्बल रिक्वेस्ट बिफोर मूविंग ऑन, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है या आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है इस सीरीज के थ्रू, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसी लग रही है एंड प्लस आप और कौन-कौन सी और किस तरह की सीरीज जो है आप आगे देखना चाहते हैं लिटरेचर और एनटीए नेट के एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद आवर सीरीज फॉर जून 2023। हु अमंग द फॉलोइंग इज एन अर्ली ट्यूडर पोएट? इनमें से कौन एक अर्ली ट्यूडर पोएट है? जेफरी चौसर, बी जॉन स्केल्टन, सी विलियम लैंगलैंड एंड जॉन गावर। इफ यू नो दैट इसमें से जो ये तीन पोएट्स हैं, जेफरी चौसर, विलियम लैंगलैंड एंड जॉन गावर, दे वर ऑल कंटेम्परेरीज। ये एक ही टाइम पे दे वर देयर राइटिंग एंड पोएट्री एंड दे वर ऑल मोस्टली कंटेम्परेरीज, एक ही साथ थे। एंड इसमें से जो जॉन स्केल्टन है, he was there, and it is the correct answer actually, John Skelton, because John Skelton was a prominent early Tudor poet serving as a poet laureate under King Henry VII और Henry VIII। जो ट्यूडर पीरियड है वो स्टार्ट ही 1485 में हुआ था, जब हेनरी सेवन टुक द थ्रोन। ही केम टू द थ्रोन इन 1485 एंड दैट टाइम द ट्यूडर पीरियड स्टार्टेड, एंड उस टाइम पे जॉन स्केल्टन वाज द poet laureate, and that is why he is referred to as the early Tudor poet of 1485. That means the 13th century, right? Whereas Chaucer, Langland and Gower all wrote in the 14th century, well before the Tudors. No, so there is some confusion. So it is not the 13th century. He wrote in 1485, and Chaucer, Langland, and Gower wrote in the 14th century, much before the Tudors. Then John Skelton is the one who lived and wrote during the Tudor era. So that is why he is the bridge between the medieval and the Renaissance literary tradition. Medieval era जब खत्म हो रही थी और Renaissance शुरू हो गई, उसके बीच में जो bridge था, that was John Skelton. Moving on with the next question. इस क्वेश्चन में हमें दो लिस्ट दी गई हैं। यहाँ पे लिस्ट वन में है द नेम ऑफ द वर्क्स और यहाँ पे है द नेम ऑफ द ऑथर्स। ये जैसे कि आप जानते हैं, डब्ल्यू एच ऑर्डन, लुई मैकनीस, स्टीफन स्पेंडर एंड क्रिस्टोफर एशरवुड, दे आर बिलोंग टू द सेम टाइम एंड दे आर ऑल्सो नोन एज द ऑर्डन जनरेशन और द ऑर्डन ग्रुप, राइट? They were basically contemporaries. They shared ideas and they went to the same university as well. So इसमें से हमें जज करना है कि कौन सी जो बुक है किसने लिखी है। अब इसमें से आपको एक चीज रिमेम्बर रखनी है, इसमें से आपको जो एक सेमिनल वर्क जो याद होना चाहिए, दैट इज द ट्रांसलेशन ऑफ एगमेम्नॉन। इट इज डन बाय लुई मैकनीस, हु वाज अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द ऑर्डन ग्रुप। सो अगर हम C2 को मान के चलें तो एक ही ऑप्शन है जिसमें C2 है, बाकी में यहाँ पे C1 है, C1 है, यहाँ पे C4 है, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें C2 है, दैट इज ऑप्शन ए। सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, A4, B3, C2 एंड D1। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड अगर उसकी डिटेल्स हम देखें तो लायंस एंड शेडोज इज रिटन बाय क्रिस्टोफर आइशरवुड and it is written in 1938. It is an autobiographical prose work about Isherwood's youth, and the Still Center is by Stephen Spender. It is 1939 poetry collection by him, and translation by Agamemnon by Louis MacNeice. He translated it in 1936. And The Sea and the Mirror, it is by W.H. Auden, and it is a poetic commentary on Shakespeare's Tempest. ये थोड़ा सा important है और ये भी, तो इसको आप थोड़ा सा और डिटेल में देख सकते हैं। They all four belong to the Auden generation, the famous 1930s British literary circle. And Auden, Spender, MacNeice, and Isherwood, they were close friends and contemporaries. MacNeice's Agamemnon translation is considered one of the finest modern renderings of the Greek tragedy. It is very important. Moving on to the next question. The Love of J. Alfred Prufrock names the following figures. किसके बारे में बात हो रही है जो हमारी ये पोएम है, The Love Song of J. Alfred Prufrock? Who has written this poetry? किसने लिखा है ये पोएम? Please comment down below. I would like to take your answers. ऑप्शंस में देख लेते हैं कौन कौन से पोएट्स हैं या फिगर्स हैं। एजरा पाउंड, वैलेरिक एलियट, वॉल्ट विटमैन, माइकल एंजेलो एंड हैमलेट। तो इसमें से कौन है जिसका नाम आता है लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक? एंड द आंसर इज बी एंड डी, दैट इज माइकल एंजेलो एंड हैमलेट। या अब उसके लिए जो लाइन आती है माइकल एंजेलो के लिए, वो लाइन ये है, इन द रूम द वुमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो। इट इज अ वेरी फेमस लाइन फ्रॉम दिस पोएम। एंड हैमलेट के लिए, नो आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर वाज मेंट टू बी, ना ही मैं हैमलेट प्रिंस हैमलेट हूं, ना ही मैं उसकी तरह
बनना चाहता हूँ या बनने की ऐसी मेरी कोई इच्छा है। एंड टुगेदर ये किस चीज को हाईलाइट करते हैं, जो प्रूफ रॉक है उसकी इनएडिक्वेसी एंड सेल्फ डाउट, दोनों ही जो कैरेक्टरिस्टिक है मॉडर्न फिगर्स के और मॉडर्न पोएट्री के, inadequacy and self-doubt. And this poem opens with epigraph from Dante's Inferno, Canto number 27. This is what it is, and actually, और आप इसको थोड़ा सा गूगल कर सकते हो from to get more knowledge about it. Moving on, which of the following works of Milton seeks to be adapted from a form of Greek tragedy? कौन सा मिल्टन का ऐसा वर्क है नीचे दिए गए ऑप्शन में जो कि ग्रीक ट्रेजेडी के रेंडरिंग्स हैं या ग्रीक ट्रेजेडी के जो फॉर्म है उसे अडेप्ट किया गया है? इज इट सैमसन एगोनिस्टस, पैराडाइस रीगेन, लिसिडस और कैम्स? तो इसमें से कौन सा है? द आंसर इज सैमसन एगोनिस्टस, क्योंकि यही एक ट्रेजेडी फॉर्म में है, रेस्ट के जो फॉर्म्स हैं वो अलग हैं, दे आर पोएट्री। द आंसर इज सैमसन एगोनिस्टस। मिल्टन ने खुद ही जो उसका प्रीफेस में बताया है कि दैट ही इज फॉलोइंग द ग्रीक ट्रेजेडियंस लाइक एस्किलस, सोफोक्लिस एंड यूरिपिडीज इन राइटिंग सैमसन एगोनिस्टस। दैट इज व्हाई वी कैन श्योरली से दैट इट इज in the form of the Greek tragedy. The next question is arrange the following chronological sequence of the publication of the following texts. कौन कौन से टेक्स्ट है उनको हमने क्रोनोलॉजी में लगाना है। ए है सितंबर 1939, तो यहाँ पे उसकी जो डेट है, यू कैन इमेजिन ये कौन सी डेट थी। दिस वाज द टाइम व्हेन द वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्टेड। एंड सी इज बेपो, बी इज द कॉलर, सी इज बेपो, डी इज पैराडाइज लॉस्ट एंड ई इज सेइंग थिंग्स। अगर हम इसको, हमें डेट्स नहीं पता, लेट्स इमेजिन हमें डेट्स नहीं पता, हमसे नहीं लर्न हो रही डेट्स, तो हम इसको कैसे क्रैक करेंगे? तो इसके लिए क्रैक करने का एक आइडिया है कि पैराडाइज लॉस्ट है, ये किसने लिखा था? मिल्टन ने। बेपो किसका लिखा हुआ है? इट इज बाय बायरन। ठीक है, 1939 हमको नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि ये 1939 में ही आई थी ये पोएम। ठीक है, तो अगर हम इसको सीक्वेंस में देखें तो मिल्टन पहले आएगा, दैट मीन्स डी पहले आएगा, उसके बाद सी आएगा और उसके बाद ए आएगा, राइट? तो ये सीक्वेंस आपका होना चाहिए, बाकी के हम उसको फिट कर देंगे। अब देखो डी सी ए, एक तो ये ऑप्शन है हमारे पास डी सी ए, इसमें डी सी ए है नहीं, इसमें नहीं है, इसमें सी पहले आ रहा है, ए डी बाद में आ रहा है, तो ये भी नहीं है, ये भी क्रॉस कर दो। डी सी ए ये भी नहीं है। तो अगर हम देखें क्या हमारा ऑप्शन आंसर ए है? हाँ, हमारा ऑप्शन आंसर ए है। हमें सारे ऑप्शंस पता होने जरूरी भी नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एक दो, अगर दो तीन भी पता है ना बीच में से कि किसने क्या कब लिखा, और थोड़ी सी कॉमन सेंस अप्लाई करें तो भी हम इसको क्रैक कर सकते हैं। So the answer is A, B, C, D, A. Number one जो poem थी, The Caller, it is written by George Herbert, published in his work The Temple in 1633. Paradise Lost by John Milton, published in 1667. Beppo by Lord Byron, 1818. September 1, 1939. W. H. Auden, written in 1939. And Seeing Things by Seamus Heaney, written in 1991. So अगर हमको exact dates नहीं भी पता है तो भी हम order of the author देख के उसको solve कर सकते हैं। Moving on. ओके, सो देयर आर टू स्टेटमेंट्स गिवन, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। हमें देखना है कि ये दोनों फॉल्स हैं, दोनों ट्रू है, एक सही है एक गलत है, या पहली वाली गलत है दूसरी वाली सही है। तो नंबर 1 इज वर्ड्सवर्थ इंटिमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड वाज पब्लिश्ड इन 1807। क्या ये 1807 में पब्लिश हुई थी? और क्या ये फिलोसफी ऑफ चाइल्डहुड के बारे में बात है? तो यस, डेफिनेटली 1807 में पब्लिश हुई थी, और यस इट सम्स अप द फिलोसफी ऑफ चाइल्डहुड, जो कि बहुत ही क्लोज टॉपिक था वर्ड्सवर्थ के लिए। And Wordsworth's Intimation of Immortality was published in 1807, though it was written between 1802 1804, but it was published in 1807. And also it reflects Wordsworth's belief that childhood is a time of divine vision and closeness to the eternal. And as we grow, that vision fades, but memory and imagination help us to retain glimpses of it. That he gives a very sacred stage or very sacred testament or pedestal to childhood. He says childhood is very, very important. It is pure, it is spiritual, and it can really help a person to grow. Okay, the next question is this. Which among the following is true about Religio Leci? Religio Leci is an important work, and what are the true statements regarding it? Is it John Dryden wrote Religio Leci? Religio Leci strongly criticized the Anglican Church. Religio Leci means a layman's faith, and Religio Leci was published in 1690, or it was a philosophico-religious prose treatise. तो इसमें से कौन सी करेक्ट है? मुझे ये पता है कि ये जॉन ड्राइडन ने लिखी है फॉर श्योर, तो हमारा ये ऑप्शन डी वाला गलत हो गया। तो अब हमारे पास है ऑप्शन ए, बी और सी। ऑप्शन ए में बी और सी है, ऑप्शन बी में सिर्फ सी है, ऑप्शन सी में सिर्फ डी है। तो हमें देखना है कि तो ई वाला तो चला गया ना, है ना? तो हमारे पास रह गए, और ए वाला हमें कंफर्म्ड है। अब इन तीनों में से हमें देखना है कि कौन सा सही है कि सारे सही हैं। So Religio Leci strongly criticized the Anglican Church. I don't know.
Religio Laici means a layman's faith. Maybe. Religio Laici was published in 1690. अब ये मुझे श्योर है कि ये नहीं है. तो ये नहीं है. ठीक है. तो बट मुझे ये भी थोड़ा-थोड़ा आइडिया है कि Religio Laici जो है इट मीन्स layman's faith. तो कहीं न कहीं जो है ये है. और मुझे ये भी पता है कि जो ड्राइडन है, he was not a supporter, he was not criticizing the Anglican church, rather he was a supporter of it. So हमारा आंसर है ऑप्शन बी, ए एंड सी. यहाँ पे गलत लिखा हुआ है. इट इज ऑप्शन बी, ए एंड सी. Yeah. Religio Laici is a poem written by Dryden. It is published in 1682, and he was defending, not criticizing the church against Catholic and deist arguments. So A and C both are correct. Religio Laici, he has written it in, and it means a layman's faith. Okay, these are the opening lines of Religio Laici. You can read and go through them. बिकॉज अगर एक बार टेक्स्ट एक कोई आ जाता है नेट के एग्जाम में, सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप उसको पढ़ें एवरी लेवल से. ओपनिंग लाइंस, क्लोजिंग लाइंस का थीम किसने लिखा है एंड एवरीथिंग, उसको एक फॉर्मेट कहानी की तरह उसको थोड़ा आप याद करने की कोशिश करो. ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. टेड ह्यूज वॉडवो इज व्हाट? इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? अ वॉल्यूम नेम्ड फ्रॉम द वाइल्ड मेन of woods of Sir Gawain and the Green Knight, the volume named after the elves of the Mask of the Tempest, the volume named after the central character of Pearl, a volume named after the name of the monster of Beowulf. अब Beowulf में ऐसा कोई मॉन्स्टर नहीं है, और पर्ल की जो पोएट्री है, उस पर्ल की जो पोएम है, उसमें भी ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है, और टेम्पल्स के साथ भी उसका कोई लेना देने नहीं है. लेकिन जो टेड ह्यूज है, ही वॉज काइंड ऑफ वेरी मच फैसिनेटेड बाय द फोकलोर. ठीक है. और मतलब मिस्टेक्स के साथ, अपने नेचर के साथ, फोकलोर के साथ, अपने ट्रेडिशंस के साथ काफी ज्यादा ही वाज इन्वॉल्व. So yeah, the answer is Vodvo embodies the wild man archetype from Gwain's forest, reflecting who uses interest in primal folklore. So the answer is A. Moving on with the next question. Some of the following poets adorned the Oxford Professor of Poetry chair. So कौन-कौन से हैं जो ऑक्सफोर्ड में एज अ प्रोफेसर ऑफ पोएट्री अपॉइंटेड थे? वो जेम्स फेंटन, मार्गरेट एटवुड, शीमस हीनी, एन सेक्सटन एंड पॉल मोल्डन. तो इसमें से हमारे पास ऑप्शन है बी, सी, डी, तीनों. ए बी सी, ए वाले, ए सी ई या सी डी ई. इनमें से कौन से जो लोग हैं जो एज अ प्रोफेसर ऑफ पोएट्री अपॉइंटेड थे ऑक्सफोर्ड में? एंड द आंसर इज ए सी ई. अब जो बाकी के दो ऑप्शन थे वो देवर कनेडियन ऑथर्स, कनेडियन पोएट्स, बट ये जो है दे हैव सर्व्ड एज द प्रोफेसर ऑफ पोएट्री chair, and it is one of the most prestigious literary positions in the world. And these three, James Fenton, Seamus Heaney, and Paul Mullen, have been appointed, and they have presided over that position. And I have given a full timeline कि कौन-कौन उस positions पे as a professor of poetry who has been appointed. So there is Cecil Day Lewis, Robert Graves है, Cecil Day Lewis है, then W.H. Auden, John Wayne, Roy Fuller, Philip Larkin, Joseph Brodsky, Seamus Heaney, James Fenton, Paul Muldoon, Christopher Ricks, Geoffrey Hill. Then Geoffrey Hill re-elected. He resigned and been re-elected. Then Simon Armitage, Alice Oswald, and Ivet Seger. And he is also at the present there. तो यू कैन रिमेंबर दैम, मेक अ निमोनिक, उसको याद कर सकते हो, या इसमें से सोच सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे. इट कैन रियली हेल्प यू. ओके, सो नाउ वी हैव दैट part where poetry comes as a comprehension passage in the exam. So let me read the poem to you. Most near, most dear, most loved, and most far, under the huge window where I often found her, sitting as huge as Asia, seismic with laughter, gin and chicken helpless in her Irish hand, irresistible as Rabelais, but most tender for the lame dogs and hurt birds that surround her. She is a procession no one can follow after, but be like a little dog following a brass band. She will not glance up at the bomber or consent to drop her gin and scuttle to a cellar, but lean on the mahogany table like a mountain whom only faith can move. And so I send all her faith and all my love to tell her that she will move from morning to morning. So this is a very famous poem by George Baker, and the title of the poem is To Mother. To My Mother. So इसमें basically poet's mother has deceased, she has expired, and he is writing this poetry in memory of the poet, the mother. Let's see the questions. The person described in the poem is sympathetic to
जिसके बारे में बात हो रही है पोएम में, वो किसके प्रति सिंपैथेटिक है? वुंडेड ह्यूमन बीइंग्स ओनली, wounded birds only, disabled dogs and wounded birds, animals and birds in general. देखें तो उसमें लिखा हुआ था कि she feeds and follows disabled dogs and wounded birds. The person described in the poem is a non-believer, a Christian, a believer or a Marxist. The answer to this is that the person is a believer क्योंकि वहां पे वो बार बार बात कर रहा है कि she with all her faith and everything, so that denotes that she is a believer. The poem uses cartographic and nature imagery, only nature imagery, medical images or astronomical images. तो मेडिकल इमेजरी और एस्ट्रोनॉमिकल इमेज की तो हमने बात नहीं की, नेचर इमेजरी की बात हुई, बट साथ में कार्टोग्राफिक भी है, जैसे एशिया की बात हो रही थी, साइस्मोलॉजी की बात हो रही थी, ठीक है। तो और बाकी नेचर में जैसे उसने डॉग्स और एनिमल्स और बर्ड्स को डिस्क्राइब किया। So it is cartographic, geographic, and nature imagery combined. The person described in the poem is alive, is dead, is deaf, and will be dead soon. And जब opening of the poem है और उसमें वो word use कर रहा है most उसमें एक phrase आता है most far, that means the person is dead. The third line of the poem suggests something about the complexion of the person, the physique of the person, the nationality of the person, the continent she belongs to. जहाँ पे वो as huge as Asia की बात कर रहा है, तो that is the physique of the person, कि उसकी body या उसकी personality या physique इतनी बड़ी है, just like Asia. And the laughter is seismologic, जैसे जब earthquake आता है, जैसे waves आती है, उस तरह की उनकी laughter है, that kind of a physique of the person is described. So this is how you are supposed to crack the comprehension part of the poetry. Read the poem again, उसको relate करने की कोशिश करो and do it. So yeah, that was for today. We'll be back with another video soon. And this was June 2023 part 1 only. Part 2 is again there, जिसमें shift 2 के questions जो हैं वो discuss करेंगे. ये shift 1 के questions थे. Okay, to see you soon. Have a nice time. Bye bye.